हेलो बच्चों, मैं मेरठ से ऋतु त्यागी, केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस मेरठ कैंट, पीजीटी हिंदी। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ा रही हूँ वह है कक्षा 11वीं के गद्य भाग से स्पीति में बारिश। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। इनका एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये कृष्णनाथ जी की तस्वीर है। अब आते हैं इनके परिचय पर। कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की तरफ हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी बड़ी गहरी पैठ थी। ये काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई साल तक रहे। इनकी रचनाएं देख लीजिए। लद्दाख में रांग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा। इनका साहित्यिक परिचय थोड़ा सा। ये उच्च कोटि के रचनाकार थे और यात्राओं में बड़ी दिलचस्पी थी। और जो पाठ हम यहाँ पढ़ेंगे वो भी एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मैं बता देती हूँ आपको, गद्य की एक विधा है और किसी यात्रा का वर्णन होता है रचनात्मक तरीके से। इन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना शुरू किया। अभी स्पीति में बारिश देखिए। स्पीति को देख लीजिए आप, कैसा है, दुर्गम इलाका जहाँ पहुँचना बहुत आसान नहीं है, जहाँ का मौसम, जहाँ का भौगोलिक स्थिति सब कुछ बड़ी दुर्गम है। मैं आपको सारांश पढ़ा रही हूँ। अब आपको ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से थोड़ा भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। इन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोगों के अंदर जीवन भरा जा सके। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रे, कठिन रास्ते, इसलिए इसका इतिहास में नाम ही नहीं है। आज का संचार के आधुनिक साधन हो चुके हैं, लेकिन जब ये लिखा गया था यात्रा वृत्तांत तब वायरलेस के ज़रिए ही इनका संपर्क होता था। केलंग व काजा यहाँ दो क्षेत्र हैं। इनके बीच में संबंध किससे रहता था? वायरलेस के ज़रिए। केलंग के बादशाह को हमेशा भय लगा रहता कि कहीं वहाँ का जो सूबेदार है वो उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा, चाहे कोई भी राजा रहा हो, क्योंकि इसका कारण था भूगोल, इसकी भौगोलिक स्थिति। यहाँ भूगोल ही रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। पहले राजा जब अपना कोई संदेश पहुँचाना चाहता था तो वो अपना हरकारा यानी संदेश वाहक भेजता था, तो उस दौरान स्पीति का जो अल्प बसंत का समय था वो बीत जाता था। अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए ये क्यों कहा गया है, क्योंकि स्पीति में एक अल्पकालिक बसंत का मौसम होता है जिसमें वो रास्ते खुले रहते हैं, बाकी समय रास्ते बंद रहते हैं बर्फ़ की वजह से। वहाँ एक डाकू का आक्रमण भी हुआ करता था, जोरावर सिंह डाकू। अब उस हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे, क्योंकि उनके पास मुकाबला करने के लिए ना तो सामर्थ्य थी ना उनके पास संसाधन थे। इसलिए जब वो डाकू पूरा लूट करके चला जाता था तब वो अपने घरों में वापस आ जाते थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को खूब लूटा। स्पीति में जनसंख्या देख लीजिए, लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेज़ों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, लेकिन क्योंकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में नियंत्रण चाहते थे, इसलिए लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में ये नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसी नोनो को अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति में रेगुलेशन एक्ट पास हुआ और लाहौल व स्पीति को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ जो नोनो था स्थानीय शासक, उसको मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार
इस एक्ट के तहत दे दिया गया। उससे ऊपर के मामले कहाँ जाते थे? कमिश्नर के पास। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में और 1966 में हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बना तो ये उसका जिला बन गया। देखिए स्पीति, देखिए कितनी बर्फ देख रहे हैं आप। ये दुर्गम इलाका, जहाँ पहुँचना, जहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हम जिन इलाकों में रहते हैं बहुत ही वहाँ पर रहना आसान है, फिर भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की जिजीविषा को देखिए कि कैसे दुर्गम इलाके में, कैसे कम संसाधनों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। लेखक पारा नदी पिनकी घाटी के बारे में भी बात बताते हैं, जो उन्होंने अपने मान भाई हैं, उनके एक मित्र, उनसे सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ वीरान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा हुआ, एक फसल है, लकड़ी व रोजगार भी नहीं है, फिर भी रह रहे हैं। क्यों रहते हैं यहाँ पर? यह एक प्रश्न है। वो इसलिए रहते आए हैं क्योंकि और इसके अलावा उनके पास कोई और उपाय उनको नज़र नहीं आता। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे हैं, भव्य हैं, नंगे हैं। नंगे यानी पेड़ पौधे नहीं हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद, बहुत कष्ट जमा हुआ है। वो किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, ये कष्ट है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, इतनी ठंड है, इतनी बर्फ़ है, इतनी ठिठुरन है, तो यहाँ के लोग का दुख यहाँ पर जमा हुआ है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलवा है। लाहौल मध्य हिमालय की घाटी, जो हम तलवे की बात कर रहे हैं वो तलवा क्या है? जैसे हम मसूरी हो गया, आप शिमला की बात करते हैं, जहाँ जहाँ हम पर्यटन हेतु जाते हैं, नैनीताल, ये सब तलवा है। और स्पीति कहाँ पर है? मध्य हिमालय की घाटी पर। समुद्र की तह से ये 10,535 फीट ऊँचा है। और स्पीति 12,986। लाहौल कहाँ है? 10,535 फीट ऊंचा और स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा की श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों का एक मंत्र है, माने मंत्र। शायद लेखक को लगता है कि इन श्रेणियों का नाम उसी मंत्र के आधार पर रखा गया है। ये बौद्धों का बीज मंत्र है, ओम मणि पद्मे होम। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। वो ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु मानता है, लेकिन कभी कभी इन ऊंचाइयों का, इन पहाड़ियों का मान मर्दन करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ हमें खा जाएंगे। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर देखो अब काफ़ी लोग जाने लगे हैं, है ना। तो ये भी एक शान की बात है कि हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था। तो लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और इसके अहंकार को, इन पहाड़ियों के अहंकार को गलाएं, क्योंकि माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं की चाप से उदास हो गई। यहाँ पर अधिकतर क्या है? बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं, बूढ़े लामा हैं, जिनके मंत्र यहाँ पर गूंजते रहते हैं, तो उदासी है यहाँ पर। तो लेखक चाहता है कि युवा लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ के लोगों के अंदर भी जीवन का प्रसार होगा, उनकी हंसी खुशी से। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु, ठीक, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना कर सकते हैं फिर आप। यहाँ बसंत का समय लाहौल से भी कम है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं होते। दिसंबर से मई तक बर्फ़ रहती है, नदी नाले जम जाते हैं, तेज़ हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर ये शूल की तरह चुभती है, कांटे की तरह। या मानसून की पहुंच नहीं है, या बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, क्योंकि कालिदास कौन है अब ये भी बता देती हूँ। संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहार, तो ऋतु संहार में वो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। तो लेखक इसलिए जिक्र कर रहे हैं उनका कि ऋतु संहार में बारिश का वर्णन है और स्पीति में बारिश नहीं होती, तो उनको यहाँ से अपने ग्रंथ से ये पाठ
कम से कम स्पीति के लिए हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, क्योंकि वो कहेंगे ये क्या चीज़ है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बारिश क्या होती है। बहुत कम होती है बारिश। बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल गरजते हैं। ये किसने वर्णित किया? ये किया है कालिदास ने। और मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी, धरती सूखी ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति तो यहाँ के लोग पूछेंगे ये बारिश क्या होती है। तो इसलिए कालिदास के ऋतु संहार में वर्णित यह प्रसंग यहाँ पर अधूरा है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इसमें से जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं होता, क्योंकि स्पीति का पाट जो है किनारा वो चौड़ा है और पानी फैल जाता है, इसलिए वो पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचा दिया जाए। फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक घटना का वर्णन करता है। जब वह पहुँचे वहाँ पर यात्रा के समय, तो काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने लगा। उन्होंने पल्ला बंद किया तो आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि लेखक के वहाँ पहुँचने पर बारिश हुई। बहुत दिनों के बाद बारिश हुई, तो उन्होंने कहा उनका आना शुभ रहा। तो ये था इसका सारांश, और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार।